अब आपको बताते हैं कि इसका एक दूसरा नियम, दूसरा नाम भी है गॉस फ्लक्स थ्योरम। क्या नाम है? गॉस फ्लक्स थ्योरम। और आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। गॉस साहब एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। अब आपको लगेगा कि अजीब है ये साइंस की दुनिया की, कोई मैथमेटिशियन रहता है वो फिजिक्स के बारे में बता देता है और कोई फिजिसिस्ट रहता है वो मैथ के बारे में। एक्चुअली साइंस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हम लोग अलग अलग किए हैं अपने सिलेबस में। बात समझ में आई? जिसको एक्चुअल में मैथ समझ में आएगा उसको फिजिक्स भी समझ में आएगा। ये संभव ही नहीं है। अगर आपको मैथ समझ में आ रहा है, फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा है, यानी देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत चल रहा है। यदि आपको फिजिक्स समझ में आ रहा है, मैथ नहीं समझ में आ रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो गॉस साहब एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। इनके बारे में बहुत सारी कहानियां भी है, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है। और इसी थ्योरम का नाम है गॉस फ्लक्स थ्योरम। हिंदी में आप इसको बोलेंगे गॉस का नियम। ठीक है, गॉस फ्लक्स थ्योरम। ठीक, इस चीज को सबसे पहले दिया था जे.एफ. लैग्रांजेज ने। जे.एफ. लैग्रांजेज, ठीक है, पूरा नाम समथिंग जोसेफ कुछ नाम है। 1773 में उन्होंने दिया था। डजेंट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन गॉस साहब ने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, सी.एफ. गॉस उनका पूरा नाम है, बहुत बेहतरीन तरीके से 1813 ईस्वी में आपके सामने प्रस्तुत किया। चलिए, अब बात आती है सबसे पहली बात कि हम गॉस का नियम क्यों पढ़ते हैं। हम गॉस का नियम क्यों पढ़ते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी बात से। गॉस का नियम पढ़ने का कारण क्या है? एकदम ध्यान से, अभी से क्लास नहीं छोड़िएगा, एक भी बात नहीं मिस कीजिएगा। आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैप्टर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल मन में क्या आएगा कि हम गॉस थ्योरम या गॉस का लॉ पढ़ते क्यों हैं। अब उसके पीछे का जवाब सुनिए। जवाब यह है कि जब कोई पॉइंट चार्ज होता था Q, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता था कि नहीं होता था? हाँ या ना? इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। ठीक, तो अब सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ये पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चल जाएगा तो चार्ज पर फोर्स भी पता चल जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही बीच के रीढ़ का काम करता है। उससे फोर्स भी पता चल सकता है और उससे पोटेंशियल भी पता चल सकता है। आगे चल के हम पोटेंशियल पे जाएंगे, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत अच्छे से समझना है। तो यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अब आप समझिए कि यहां पर हमें r डिस्टेंस पर, ये q चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा जाता था तो हम क्या करते थे? E इक्वल टू लिखते थे KQ/r²। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। पहला क्लास है तो बच्चों, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूं, आपको कोई दिक्कत ना हो, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था KQ/r², साथ में डायरेक्शन वेक्टर भी चाहिए था, तो r क्या? तो किसी पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना बहुत ही आसान काम है। सिर्फ क्या करना है आपको, ये चार्ज है, चार्ज दिया, सिंपल सा बात है, आप K किए, Q किए, r² किए, बहुत सिंपल काम था, बहुत सिंपल। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना किसी पॉइंट चार्ज के लिए, ये क्या है? पॉइंट चार्ज, इसके लिए बहुत ही आसान है। परंतु अब आप सोचिए, अगर यहां पॉइंट चार्ज ना होकर के फैला हुआ चार्ज होता, पॉइंट चार्ज नहीं होकर के क्या होता? फैला हुआ। अब फैला हुआ चार्ज में क्या हो सकता है? जैसे ये रॉड हो सकता था, समझिए, पॉजिटिव चार्ज। तो इस जगह पर, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है या नहीं होता? इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है या नहीं होता? होता। अब इसके चलते भी होता, इसके चलते भी, हर जगह के चलते होता।
तब जो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते, तो इसके चलते समझिए E1 वेक्टर लेते, फिर इसके चलते समझिए क्या लेते, E2 वेक्टर लेते, फिर इसके चलते E3 वेक्टर लेते, और आप सोचिए कि कितने सारे वेक्टर्स लेने पड़ते और वो सब को यहां पर क्या करना पड़ता, जोड़ना पड़ता। अब क्या क्या हो रहा है, यहां से डिस्टेंस भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रहा है, तो ये काम क्या है हमारे लिए डिफिकल्ट, जो कि हम लोग किए हैं। और इसके लिए लगता क्या था, इंटीग्रेशन। क्या लगता था, इंटीग्रेशन। तो क्या हुआ था, हुआ ये भी था कि जब ये वाला चीज ना बच्चा लोग नहीं सीखता है, बोर्ड का बच्चा। अब सोचिए, ये बात गॉस लॉ भी समझते थे कि जो कमजोर बच्चे होंगे, जिनका मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं होगा, उनको ये चीज सीखना बहुत मुश्किल होगा। ये बात हम भी समझते थे, गॉस साहब भी समझते थे, हम भी समझते थे। सोचिए हम कितने बड़े आदमी हैं। अरे मजाक कर रहे हैं दोस्त। आइए, तो ये बात, अब ये जब हम भी पढ़ाए थे तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए थे, क्योंकि वो सिर्फ थ्योरी देखना चाहते हैं, थ्योरी देखना चाहते हैं। इसमें बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन है, इंटीग्रेशन है, फलाना फलाना फलाना। तो गॉस साहब ने बोला कि देखो, ये तुम्हारे सामने बहुत बार आएगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज नहीं होगा। ये पेन है, इसको आप रब कर दीजिए, तो ये पॉइंट चार्ज नहीं बना, ये तो एक रॉड बना। तो अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो तुम कैसे निकालोगे, तुमको तो डिफिकल्ट चीज निकालने में मजा आता नहीं है, फिर तुम क्या करोगे। बात समझ रहे हैं। या एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, यहां ये देखिए, ये चार्ज, इसके बगल में यहां पे अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी है प्लेट। सोचिए, ये अगर इस तरह का प्लेट हो और इस पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है, चार्ज हो, तब क्या होगा, तब इसके कारण भी इस पॉइंट पे हर बिंदु के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सोचिए कितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर जोड़ना होगा, ये सब कितना मुश्किल काम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अगर स्फीयर हो, अगर स्फीयर हो और इस पे भी चार्ज हो, तब भी इसको भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कि सबके चलते निकालो, सबका डिस्टेंस अलग और डायरेक्शन अलग। तो इसी चीज को देखते हुए आप सुनिए, इतना देर तक आप देख लिए क्या कि गॉस लॉ क्या कहना चाह रहे थे, गॉस साहब क्या कहना चाह रहे थे कि तुम पॉइंट चार्ज के चलते आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, परंतु जब चार्ज फैल जाएगा तो तुमको बहुत मुश्किल होने लगेगी। तब तुम करोगे क्या, तब तुम करोगे क्या। तो इसी के लिए गॉस साहब ने, इसी के लिए गॉस साहब ने एक विधि दिया, एक ट्रिक दिया, एक ट्रिक दिया, एक आइडिया दिया कि हम एक ट्रिक देते हैं। एक्चुअल में वो क्या है, एक ट्रिक है, मैथमेटिकल ट्रिक है। वो एक्चुअल में क्या है, एक मैथमेटिकल ट्रिक है। और वो ट्रिक क्या बताता है, वो ट्रिक बताता है कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आराम से ज्ञात कर सकते हैं, किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ये ट्रिक है। अब लेकिन इस ट्रिक में एक कमी है, जो कि अभी ही हम बता देते हैं। यह एक अप्रोक्सीमेट मेथड है। यह क्या है, एक अप्रोक्सीमेट, यानी कि लगभग। बात को समझिए, यानी कि गॉस साहब ने जो अपना नियम दिया, उससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल तो लेंगे, लेकिन एक्चुअल नहीं, क्या निकालिएगा, लगभग। क्या निकालिएगा, लगभग। बात समझ में आई। तो गॉस साहब ने क्यों नियम दिया, फैले हुए चार्ज के बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। कैसा नियम दिया, एक ट्रिक के जैसा दिया। और उस ट्रिक से हम कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, अप्रोक्सीमेट। कैसा निकालेंगे, अप्रोक्सीमेट। बात समझ में आई। तो हमको पता चल गया कि हम लोग गॉस का नियम क्यों पढ़ते हैं, गॉस लॉ हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए एक और खासियत बता देता हूं। इन सब चीजों का पीडीएफ बना करके आपको ऐप पर या ग्रुप में भेजा जा सकता है। इसका बहुत अच्छे से उपयोग किया जा सकता है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसका उपयोग करूं
और भी जितने भी लोग इसका यूज करते हैं वो भी बहुत अच्छे से उपयोग करें, बहुत पॉजिटिवली पढ़ाएं, बच्चों को फायदा हो। बस सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपकी जिंदगी है, ये पढ़ाई आपकी जिंदगी है, अगर हम गलत पढ़ा देते हैं तो बहुत गलत बात है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैलकुलेशन मिस्टेक। तो चलिए अब आप चाहेंगे कि इसको लिखना कि गॉस का नियम हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो चलिए देखिए, अब ये ही आपको समय बचाएगा। ध्यान से देखिए ये क्या है, कहता है व्हाई डू वी स्टडी गॉस लॉ। हम लोग गॉस का नियम क्यों पढ़ते हैं, सब कुछ आपको सिखा दिए, समझा दिए। यहां देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि इट इज वेरी इजी टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर अ पॉइंट चार्ज बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के उपयोग से के क्यू बाय आर स्क्वायर करना बहुत ही आसान है, बट इफ चार्ज इज एक्सटेंडेड then it is very difficult to find electric field intensity by using Coulomb's law। यानी कि अगर चार्ज फैल जाए तब कूलम्स लॉ का ही उपयोग करके बहुत मुश्किल है, परंतु हम आपको जानकारी के लिए बोल देते हैं कि कूलम्स लॉ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका निकला था वो बहुत हद तक एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकला था, जबकि गॉस लॉ से बहुत ही अप्रोक्सीमेट लगभग निकलता है। सो Gauss has given a method to find electric field intensity। तो गॉस साहब ने एक मेथड दिया, किस लिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर एन एक्सटेंडेड चार्ज ऑब्जेक्ट, यानी कि बड़ा चार्ज ऑब्जेक्ट वेरी इजीली, बहुत आसानी से। वो एक ट्रिक है, ठीक है, बट इट इज एन अप्रोक्सीमेट मेथड। यह क्या है, एक अप्रोक्सीमेट मेथड है। अब देखिए नॉर्मल डेज में क्या होता था, इतना देर होते होते हमारे हिंदी वाले भाई साहब बोलना शुरू कर देते थे, सर हिंदी हिंदी हिंदी। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। ठीक है, आई होप ले लिए होंगे। अब कुछ नहीं करना है, हिंदी के लिए बढ़ना है। देखिए हम गॉस का नियम क्यों पढ़ते हैं, सब लोग सुनिए। देखिए इससे बहुत फायदा होने वाला, एक तो टाइम बचने वाला, उस टाइम में हम इसको एक बार पढ़ लेंगे, ये ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। कि किसी बिंदु आवेशित कण के करीब, समझाया हुआ तो पूरा, किसी बिंदु आवेशित कण के करीब या आप निकट भी बोल सकते हैं, कूलम्ब के नियम से विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना बहुत आसान है। कूलम्ब के नियम से विद्युत क्षेत्र पर कैसा होना चाहिए, बिंदु आवेश, परंतु किसी फैले हुए आवेशित वस्तु के करीब विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना बहुत मुश्किल है। उसी नियम से, कूलम्ब के नियम से भी फैले हुए चार्ज के करीब विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना बहुत मुश्किल है। इसके लिए गॉस साहब ने अप्रोक्सीमेट मेथड दिया। अब अप्रोक्सीमेट का लगभग विधि अच्छा नहीं लगता है, दिया, जिससे हम फैले हुए आवेशित वस्तु के करीब, आसानी से विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हुआ आपका हिंदी। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब है बात कि चलो भाई हम समझ गए, अब आपका क्लियर हो गया कि हम गॉस लॉ पढ़ते क्यों हैं। तो अब अगला सवाल आएगा कि ठीक है तब हमको जल्दी से बता दो जब इतना आसान है। ना बाबा, ये भी ना समझना कि बहुत आसान होने वाला है, ठीक है, एक पूरा चैप्टर है उन्हीं के नियम पे, लेकिन हाँ एक बार जब आप इसको समझ जाइएगा तो बहुत आसान। तो पहली बार में ये मुश्किल है, परंतु इसको हम आसानी से आपको समझाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बंद में क्या सवाल आएगा कि भैया हमको कैसे गॉस का नियम उपयोग करना है। एग्जाम्पल के तौर पे एक सेकंड के लिए रुक जाइए, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि जब गॉस साहब ने बोला कि ये एक क्या है, ट्रिक है, जब गॉस साहब ने क्या बोला, ये एक ट्रिक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो जब गॉस साहब ने बोल दिया कि ये एक ट्रिक है, तो ट्रिक को यूज करने का भी तरीका होना चाहिए। जब मैथमेटिक्स में आप किसी ट्रिक को यूज करते हैं, हम बार बार बोलते हैं कि गॉस साहब क्या थे, एक धुरंधर वाले मैथमेटिशियन थे। बात समझ में आई? तो जब मैथमेटिक्स का ट्रिक अप्लाई करते थे या मैथ में भी करते हैं, तो आप किस तरह से करते हैं? आप इस तरह से करते हैं कि चलो पहले इसको करो, गुना करो, फिर इसको जोड़ो। जैसे किसी का पावर निकालना हो, रूट निकालना हो, तो कुछ ट्रिक।
तो ट्रिक में आप क्या करते हैं कि 1 2 3 स्टेप करते हैं, जिस स्टेप के बारे में किसी को पता नहीं होता है, पर आप वो स्टेप खटाखट करते हैं और आपका आंसर आ जाता है। तो उस स्टेप को करने के लिए गौस साहब ने कुछ कुछ चीजों को बोला कि आपको कुछ चीजें जाननी पड़ेगी, और उसी में से हमारा पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है एरिया वेक्टर। क्या नाम है? एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। आई होप आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा अभी तक का। तो चलिए क्षेत्रफल सदिश के बारे में बात करते हैं। क्षेत्रफल सदिश क्या है? आज तक हम क्या जानते थे? क्षेत्रफल किसको कहते हैं समझाते हैं। देखिए ये है सतह, ये क्या है? सतह, सरफेस। ये क्या है? एक सरफेस, सतह। तो फिर इसको क्षेत्रफल कब कहेंगे? तो लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे तब बनेगा क्षेत्रफल। सतह के एरिया को, सतह का क्षेत्रफल। बात समझ में आई? तो ये सतह है, ये क्षेत्रफल नहीं है। इसका जब निकाल लेंगे लंबाई गुना चौड़ाई, उसको करेंगे क्या? क्षेत्रफल। तो आई होप आप ये इतना तो समझ गए होंगे। आज तक हम क्या जानते थे कि एरिया जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। आज तक हम क्या जानते थे कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी हम तो थोड़ा जान गए थे। तो एरिया क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो फिर स्केलर क्वांटिटी है तो हम एरिया वेक्टर क्यों पढ़ रहे हैं? लेकिन बाद में ये पता चलता है, बाद में ये लोगों को समझ में आता है कि एरिया स्केलर भी है और वेक्टर भी है। ये डिपेंड करता है इसके यूज पर, इसके यूज पर डिपेंड करता है कि एरिया स्केलर है कि वेक्टर है। अब सोचिए कि यूज कैसा होगा? यूज कैसा होगा? ध्यान से सुनिए। अगर एरिया का यूज मान लिया जाए कि हम इसको पेंट करना चाहते हैं, तो ये किसी भी डायरेक्शन में रहे हमारा पेंट बराबर ही खर्च होगा। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर इस रूम को पेंटिंग करना है तो चारों दीवार मिला के पेंट तो खर्च होगा ही, लेकिन अगर इसी रूम से हवा पास कर रहा हो तो उसके लिए, अगर ये सोचिए खिड़की, ये क्या है? विंडो, इससे हवा पास होगा, एयर पास होगा। तो अगर ये विंडो ऐसे रहेगा तो एयर ज्यादा पास करेगा, और अगर यही विंडो ऐसे रहे तो इसकी तुलना में कम एयर पास करेगा, और यही विंडो ऐसे रहे तो इसकी तुलना में, और अब हवा बहेगा इससे कहां पास करेगा? हवा तो नीचे नीचे चला जाएगा, इससे कम हवा जाएगा, लेकिन इससे सबसे ज्यादा हवा जाएगा। इसका मतलब है कि इस विंडो के एरिया के ओरिएंटेशन पर इसका, अरे ये भी मिट गया, कोई बात नहीं दोस्त। तो इस विंडो के एरिया के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा कि किससे हवा कितना पास करेगा। बात समझ में आई? तो अगर किसी चीज का, किसी सरफेस का एरिया डायरेक्शन पर डिपेंड करता हो तब उसको हम क्या कहेंगे? एरिया वेक्टर। क्या कहेंगे? एरिया वेक्टर। तो सबसे पहला बात हम क्या लिखेंगे? सबसे पहला बात हम क्या लिखेंगे? इफ area of any surface, if area of any surface depends on the orientation, ठीक है, कहता है कि यदि, नहीं तो पहले इसको कंप्लीट कर, ओरिएंटेशन, देन वी कैन कंसीडर इट एज वेक्टर, यानी कि यदि किसी
सतह का क्षेत्रफल, यदि किसी सतह का क्षेत्रफल दिशा पर, यदि किसी सतह का क्षेत्रफल दिशा पर निर्भर करे तो इसे सदिश राशि के रूप में लेते हैं या मानते हैं। बात समझ गए? तो यानी कि एरिया कब वेक्टर कहलाएगा? जब वो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। कोई अगर पूछेगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा? एरिया कब वेक्टर कहलाएगा? जब वो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। अब है बात कि एरिया का डायरेक्शन किधर मानेंगे। बात को समझिए। अब सुनिए, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट होता था, एक पार्टिकल यहां से यहां जाता था, तो आप बोलते थे ये है उसका डायरेक्शन, हाँ या ना? ये है उसका क्या? डायरेक्शन। अब ध्यान से देखिए, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, लेकिन अगर ये सतह है तो इसका डायरेक्शन तो इनफाइनाइट होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। इसलिए एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन लिया गया मेरे दोस्त, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन लिया गया मेरा दोस्त, वो कैसे लिया गया? सरफेस के परपेंडिकुलर। यानी कि ये अगर सरफेस एरिया है तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, जो हम यहां आपको ऐसे दिखाए हुए हैं। ठीक है, ये अगर एक सरफेस है तो ये इसका एरिया वेक्टर है, इस तरह से। तो ये क्या है? एरिया वेक्टर। बात समझ में आई? तो आप समझ गए कि अगर डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा तो उसको वेक्टर बोलेंगे। ठीक, और दूसरी बात, अब समय समय पे आपको खुद आइडिया लगते जाएगा कि कब डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, हम आपको बताते भी जाएंगे। आपको सिर्फ ये सोचना है कि जब डायरेक्शन पर निर्भर करेगा तो हम उसको वेक्टर लेंगे, नहीं करेगा तो स्केलर लेंगे, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या लेंगे? सरफेस के परपेंडिकुलर। किधर लेंगे? सरफेस के परपेंडिकुलर। किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन? तो ये हुआ एरिया वेक्टर के बारे में। अब और भी चीजें हम एरिया वेक्टर के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए। इसका जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं, इसको मिटाएंगे। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, इधर देखिए। अगर इसको मिटा रहे हैं, अब अगर कोई भी, जैसे कि ये 2 मीटर लंबा और ये 2 मीटर चौड़ा, ध्यान से सुनते जाइएगा, मजा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वाला टॉपिक है। तो इसका एरिया कितना बोलिएगा? 4 मीटर स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अगर इसको स्केलर के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे 4 मीटर स्क्वायर। बात समझ गए? लेकिन अगर इसी को वेक्टर के रूप में लिखना हो तब हम ऐसे इसका एक डायरेक्शन मानेंगे, इस तरह से। तब वेक्टर ए इक्वल टू, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? तो एरिया वेक्टर जो भी है, एरिया वेक्टर जो भी है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जो सरफेस का नॉर्मली एरिया है वही क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। तो वो तो हो गया आपका 4 मीटर स्क्वायर। लेकिन साथ में क्या होना चाहिए? डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन है, और याद कीजिए डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? एन कैप। तो अगर इसी सरफेस के एरिया को स्केलर के रूप में लिखेंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और अगर वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो एरिया इनटू क्या लिखेंगे? यूनिट वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर किस चीज को दर्शाएगा? डायरेक्शन को। तो अब जिस भी डायरेक्शन में हुआ, मान लिया जाए ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हुआ, ये किसके डायरेक्शन में हुआ? एग्जांपल के तौर पे ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे? आई कैप। क्या लिख देंगे? आई कैप। याद होगा आप लोगों को,
एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को जे कैप से, और या वाई एक्सिस के को जे कैप से, और जेड एक्सिस को के कैप से। बात समझ गए? आप ले सकते हैं, इधर भी एक्स ले सकते हैं, इधर वाई और इधर जेड। हमेशा इस तरह से लेना चाहिए कि एक्स की तरफ उंगली रख करके वाई की तरफ मोड़े तो अंगूठा किसकी तरफ जाए? जेड की तरफ। ये याद रख लीजिएगा आप लोग बच्चों, इसको इससे भी काम है, आपको मैथ में भी काम होगा, मैथ के वेक्टर में, 3D वेक्टर में, सब जगह इसका काम होता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। क्लियर? तो अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा तो आई कैप, अगर वही वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हुआ तो जे कैप। तो इसीलिए हम यहां क्या लिख दिए? एन कैप। क्या लिख दिए? एन कैप। तो ये हो गया आपका स्केलर और ये हो गया वेक्टर। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। अब इसी चीज को लिखना है ऐसे, देखिए क्लियर, सब कुछ लिखा हुआ है। एरिया वेक्टर, व्हेन एरिया ऑफ एनी सरफेस, वो भी जो पहले दिए डेफिनेशन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जो चीज समझाए वो आपके सामने है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है। व्हेन एरिया ऑफ एनी सरफेस रिप्रेजेंटेड एज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, अभी तुरंत बताए थे कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो तो इसे इट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। जब किसी सतह के क्षेत्रफल को परिमाण तथा दिशा के साथ दर्शाया जाता है जाए तो इसे क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। अब वही है एग्जाम्पल आपके सामने, वही चीज कि 2 into 2, सॉरी ये देखिए यहां भी गड़बड़ हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4, ये हो गया, हाँ ठीक। तो ये हो गया, अगर एरिया सिर्फ लिखना था तो 4 मीटर स्क्वायर एरिया वेक्टर, तो कोई दिक्कत। अब देखिए, अब क्या पढ़े थे? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी पूरी कहानी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है, यही वाला। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्षेत्रफल सदिश की दिशा सतह की क्या होती है? लंबवत होती है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा सतह के लंबवत होती है। और यहां एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ये एक क्या है? यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या है? एन कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखिएगा कि कम समय में ज्यादा पढ़ाई, ज्यादा समझ, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए अब हम इस पे और डिटेल में चर्चा करेंगे। अब और हम इस पे और डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी तक क्या है? अब सोचिए ये वाला सरफेस है, क्या ये वाला सरफेस है? ध्यान से सुन लीजिए, ये वाला सरफेस है तो इसका तो डायरेक्शन इधर की ओर होगा, इसका डायरेक्शन किधर की ओर होगा? इधर, परपेंडिकुलर बाहर की ओर। तो ये तो पूरा प्लेन है तो परपेंडिकुलर बाहर की ओर, आसानी से आप बोल दी बाहर की ओर। ठीक है, अब ये माना गया है, आगे चल के हम ये भी बताएंगे कि ये क्यों माना गया है। बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? तो इसका तो डायरेक्शन किधर की ओर हो गया? बाहर की ओर। लेकिन अगर यही प्लेन टेढ़ा घोचा हो, यानी कि अनइवन प्लेन हो, यूनिफॉर्म नहीं हो, तब क्या होगा? तब तो अलग। अब सोचिए कि ये ऐसा होता कि इधर ऐसे होता और ऐसे झुका हुआ होता, तो यहां डायरेक्शन इधर होता और वहां डायरेक्शन यहां, अलग अलग डायरेक्शन होता कि नहीं होता? आप बोलिए हाँ या ना। इसीलिए अब जो हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म, अलग, एक अलग जैसे प्लेन का क्या? एरिया वेक्टर। अब देखिए, इसको मिटाने का भी समय नहीं खर्च करते हैं और टपाक से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्मॉल एरिया वेक्टर क्या है? स्मॉल एरिया वेक्टर। ध्यान से सुनिए, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ऐसा एक सरफेस है, ऐसा एक सरफेस है, तब क्या होगा? इस जगह के एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे होगा, तो इस जगह का क्या है कि हर जगह क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। यही तो सिखाए, हर जगह क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। ये नहीं हुआ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये सब का डायरेक्शन अलग अलग है कि नहीं? चलो बोलो,
ये एक सोचिए पत्थर जैसा है, पत्थर 3 डायमेंशन, तो ये सब का डायरेक्शन अलग अलग है कि नहीं, हाँ या ना। तब इस केस में हम क्या करते हैं, एक साथ पूरा प्लेन नहीं लिख सकते, क्योंकि एक साथ पूरा सरफेस ले लिए तब तो एक डायरेक्शन नहीं बता सकते। तो हम क्या करते हैं, छोटा छोटा सरफेस लेते हैं, स्मॉल एरिया वेक्टर। क्या लेते हैं, स्मॉल एरिया वेक्टर। तो स्मॉल एरिया वेक्टर हम क्यों लेते हैं, स्मॉल एरिया वेक्टर हम क्यों लेते हैं, स्मॉल एरिया वेक्टर इसलिए लेते हैं कि जैसे ये हुआ तो इतना सा जो छोटा सा टुकड़ा हुआ, इसका एरिया वेक्टर हम इसको ऐसे लिख दिए डीएस वेक्टर। क्या लिख दिए, डीएस। डी मतलब स्मॉल, डी मतलब क्या, स्मॉल, क्लियर, और वेक्टर उस पे है यानी कि डायरेक्शन। लेकिन इस जगह जो होगा, इस जगह इसका डायरेक्शन कुछ अलग होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, कुछ अलग होगा, यानी इसका डायरेक्शन अलग और इसका डायरेक्शन अलग। यानी कि जब when surface is not plane or uniform then we take small surface area vector। यानी कि जब सरफेस आपको टेढ़ा घोचा नजर आएगा तब आप कैसा कैसा एरिया वेक्टर चूज कीजिएगा, छोटा छोटा एरिया वेक्टर चूज कीजिएगा। कैसा कैसा एरिया वेक्टर यूज कीजिएगा, छोटा छोटा। कोई इस सब बात में कोई जान ही नहीं है, बहुत सिंपल सा बात है कि भैया ये इतना सारा है तो हम सबके लिए क्या लेंगे, छोटा छोटा एरिया वेक्टर लेंगे। जब सतह एक समान ना हो तो हम अल्प सतह का क्षेत्रफल सदिश के रूप में लेते हैं। क्लियर। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे आपको समझाएंगे। चलिए आइए, अगर आप समझ गए होंगे तो हम आपके सामने एक डेमो देते हैं। डेमो ये देखिए, इसमें टोटल कितने सरफेस हैं, गौर से देखिए। अगर इसमें देखा जाए तो ये देखिए, ये एक सरफेस, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। 1 2 3 4 5 6, हाँ या ना। अब इस 6 सरफेस को एक ही एरिया वेक्टर से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बड़ा सिंपल सा बात है। इस 6 सतह को एक ही वेक्टर से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन होगा किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर। इसका डायरेक्शन किधर की ओर होगा, नीचे इधर की ओर। इसका इधर की ओर, इसका इधर की ओर, इसका। और ये सब चीज को 3 डायमेंशनली दिखाया भी जा सकता है, लेकिन उससे अच्छा तो यही है। जब हम इसी से दिखा दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर और इसका इधर, इसका इधर। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। तो अगर बोलेगा इस सतह का एरिया वेक्टर बताओ तो किधर की ओर बोलिएगा, ऊपर। बोलेगा इस सतह का, इधर। इस सतह का, हर सतह का क्या, तो हम क्या किए, छोटा छोटा टुकड़ा ले लिए, पूरे सरफेस को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिए। बात समझ में आई। तो वही बात है कि जब अगर यूनिफॉर्म नहीं हो, प्लेन नहीं हो, तब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में बांट लेंगे। ये तो फिर भी ऐसा हुआ कि ये इतना पूरा एक जैसा प्लेन था, और टेढ़ा होता, गोल होता, फुटबॉल होता, तब क्या होता। बात समझ गए, तब क्या होता। तो भी क्या करते, अलग अलग डायरेक्शन लेते। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। तो चलिए, तो इसको कहते हैं क्या, स्मॉल एरिया वेक्टर। इसको क्या कहते हैं, स्मॉल एरिया वेक्टर। ठीक है। अब आइए, टोटल एरिया वेक्टर ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस। टोटल एरिया वेक्टर ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस। ध्यान से सुनिए, थोड़ा आवाज कम प्लीज, ध्यान से सुनिए। क्या है, टोटल एरिया वेक्टर ऑफ अ क्लोज सरफेस। अब ये वाला चीज भी आई है, और अब जबरदस्त याद कीजिए। एक बार हम आपको क्लास में इस तरह का चीज बना के दिखाए थे, और आप देख करके ही चकित रह गए थे कि ये क्या है। आज हम आपको ये चीज समझाएंगे कि ये चीज क्या है, और आप देखिएगा कि ये बहुत ही मुश्किल काम नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए। अभी हम क्या देखे थे, ये एक क्लोज सरफेस है।
ये क्या है, एक क्लोज सरफेस है। अब आप सोचिए इस जगह एक क्या होगा, ds वेक्टर, फिर इस जगह दूसरा एरिया वेक्टर होगा ds वेक्टर। ऐसा ऐसा कितना सारा हो सकता है, छोटा छोटा, इनफाइनाइट। तो अगर आपको बोलेगा कि टोटल एरिया वेक्टर बताएं, क्या पूछेगा, टोटल एरिया वेक्टर। अब इसको ध्यान से समझिए, तो क्या करेंगे, टोटल एरिया वेक्टर का मतलब क्या हुआ, सारे इस ds वेक्टर को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, हाँ या ना। टोटल एरिया वेक्टर का मतलब क्या हुआ, सारे ds वेक्टर को जोड़ लेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं टोटल एरिया वेक्टर इक्वल टू ds वेक्टर प्लस ds वेक्टर प्लस ds वेक्टर, हाँ या ना, ना, कोई कंफ्यूजन इस तरह से। अब सारे ds वेक्टर को जोड़ लेंगे। याद कीजिए, जब किसी भी बहुत सारे छोटे चीज को जोड़ते हैं तो उसी के लिए आता है इंटीग्रेशन। क्या आता है, इंटीग्रेशन। क्या आता है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, सारे छोटे चीजों को जोड़ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए तो, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल ds वेक्टर, हाँ या ना। तो टोटल एरिया वेक्टर को हम क्या लिख दिए, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल ds वेक्टर। बोलिए, ये भारी लगा आपको, सच सच बोलिए, क्या किए, इसमें से जितने भी सारे एरिया वेक्टर को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ ऑल ds वेक्टर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, सही सही बोलिए। अच्छा, अब बोलेगे सर आप तो ये एक गोला भी दिए थे ऐसे, ये क्या था, ये क्या था। तो अब हम बताते हैं, इसको कहते हैं क्लोज। देखिए ये क्लोज हुआ। तो अब देखिए ये सरफेस अगर क्लोज होगा, ये सरफेस अगर क्या होगा, क्लोज होगा, बंद होगा, तब हम इंटीग्रेशन ऑफ ऑल ds वेक्टर, यानी कि सारे ds वेक्टर को जोड़ेंगे फॉर किसके लिए, क्लोज सरफेस को। तो इसको अब क्या लिखेंगे जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए कितना मजेदार होने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल ds वेक्टर फॉर क्लोज्ड सरफेस। इंटीग्रेशन ऑफ ऑल ds वेक्टर फॉर क्लोज सरफेस, यही चीज है। तो ये क्या है, पूरे सरफेस का एरिया वेक्टर जोड़ के, पूरे सरफेस का एरिया वेक्टर जोड़ के अगर लिखना होगा तो यही लिखेंगे, दिस इज द टोटल एरिया वेक्टर। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो इसका हिंदी भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख देंगे, ठीक है। सभी ds वेक्टर का समाकलन बंद सतह के लिए, तो इसको लिखेंगे बंद सतह के लिए सभी ds वेक्टर का समाकलन, ठीक है। तो लेकिन अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको आप एकदम समझ जाइए, जब भी ये चीज आपके सामने रहे तो आप समझ जाइए दिस इज द टोटल एरिया वेक्टर। बात समझ गए। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, आई होप, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक और पेज ऐड किए इसमें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको बताते जाते हैं और हमको भी आते जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से। अगर ये एक, अब कितना इजी है आप ये समझिएगा, एकदम समझ लीजिए। अगर ये आपका स्फीयर हुआ, ये क्या हुआ, एक स्फीयर, स्फीयर, ठीक है। अब आपके सामने बोल दिया कि ये स्फीयर है और इसका रेडियस कितना है, 8। तो अब देखिए इसमें बहुत सारा ds वेक्टर होगा कि नहीं होगा, बोलिए तो, हर डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा ds वेक्टर,
डीएस वेक्टर, इतने में कोई कंफ्यूजन? ठीक है, पूरे स्फीयर में, स्फीयर गोला, ठीक है। अगर आपके सामने दो क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन एक बोलेगा कि इसका मान बताओ, और अब देखिए इस दोनों क्वेश्चन में अंतर समझिए। लिखा हुआ है फॉर स्फीयर, क्या? फॉर स्फीयर, एकदम डिटेल में। आज भी, सिर्फ आज ही जाके इस चैप्टर के बारे में भी लोगों से पूछना शुरू कर दीजिएगा, मेरा भरोसा कीजिए आपके सामने फिर से हथियार डाल देंगे लोग। यही बात है। इस चैप्टर को भी जब हम आपको पढ़ाएंगे, अभी तुरंत वेब ऑप्टिक्स चल रहा था, आप गौर किए होंगे कि किस लेवल तक हम जाते हैं। इस चैप्टर को भी आपके सामने जब रिप्रेजेंट करेंगे, रखेंगे, तो फिर से आप इस चैप्टर के भी मास्टर कहलाएंगे। शर्त इतना है कि रोज वीडियो में लाइव में जुड़े और स्टार्टिंग से एंड तक जुड़े रहे। आप मास्टर कहलाइएगा इस चैप्टर में, ये मेरा वचन है। क्लियर? अब देखिए, गौर से देखिए। अब आप ये किसी के लिए, किसी को पूछ के देखिए, फेल मारेगा, 100% फेल मारेगा। लेकिन हम आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिए। अगर ये वाला दिया हुआ, ये वाला, इस दोनों में एक अंतर है। इसमें वेक्टर नहीं है, इसमें वेक्टर है। यानी कि इसमें कहता है कि सारे सरफेस के एरिया को खाली जोड़ दीजिए, वेक्टोरियली नहीं जोड़िए। देखिए कितना जबरदस्त है। सारे सरफेस एरिया को जोड़ दीजिए पर वेक्टोरियली मत जोड़िए। तो सारे को जोड़ देंगे तो कन्फर्म है आंसर कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि एक गोले के सतह का क्षेत्रफल, एक स्फीयर के सरफेस का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब इसका मान कितना होगा? तो बच्चा को ये वाला बोलते हैं, तो बच्चा, एक दो बच्चा हमको जवाब दे देता है इस तरह से, 4 पाई आर स्क्वायर वेक्टर। ये गलत है। तो गलत है तो भैया इसको क्यों रहने दें, मिटा दें। बात समझ गए? तो इसका क्या जवाब होगा? अब देखिए, इसका जवाब आप जब पूछिएगा, लोगों से जानने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। इसका जानते हैं आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 0। अब पूछिए क्यों? चलिए, दैट इज द फिजिक्स। मजा ना आ गया तो बोलिएगा कितना जबरदस्त है, इसका आंसर 0। कैसे है? अब आप बताइए। तो अगर एक वेक्टर इधर हो 10 न्यूटन का और एक वेक्टर इधर हो 10 न्यूटन का, तो नेट कितना होता था? दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाता था, तो क्या हो जाता था? 0। क्या हो जाता था? यानी कि दो अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है वेक्टर, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आप जानते हैं। अगर एक दूसरे के अपोजिट होता है तो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी 180 डिग्री। तो अगर पुट करते हैं तो आ जाता है √अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। cos 180 का मान -1, तो -2ab, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का √अंडर, यानी कि a माइनस बी। यानी कि एक दूसरे के अपोजिट रहता है तो क्या हो जाता है? घट जाता है। ये तो कई बार समझाया। आप देखिए कितना इजी कॉन्सेप्ट है, हाँ या ना? सही से बोलिए, कितना इजी कॉन्सेप्ट है कि नहीं? तो उसी तरह, तो अगर पूरा स्फीयर है, अब सोचिए ये एक स्फीयर है, सोच के देखिए कितना मजेदार है। अगर यहां एक डीएस वेक्टर होगा तो ऑब्वियसली इसके जस्ट अपोजिट में उतना ही बड़ा डीएस वेक्टर होगा कि नहीं होगा? तो ये दोनों डीएस वेक्टर क्या करेगा? एक दूसरे को कैंसिल। उसी तरह ये और ये भी एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल। हाँ या ना? जल्दी बोलिए, इसमें मजा आए तो सारा एक दूसरे को क्या कर लेगा? कैंसिल। तो ये होगा। अब आप जाकर के किसी से पूछ के देखिए, किसी स्फीयर के लिए इसका मान बताओ और किसी स्फीयर के लिए इसका मान बताओ, आप देखिएगा आदमी क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो अब आप इसको समझ लिए होंगे कि ये इसको कैंसिल किया, ये इसको कैंसिल किया, ये इसको कैंसिल किया, तो सब एक दूसरे के अपोजिट। गोला जब कंप्लीट है तो हमेशा क्या होगा?
एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल। तो अब हम इसके लिए एक चीज लिख सकते हैं कि यदि यदि सरफेस क्लोज हो तो इफ surface is closed then, अगर सरफेस बंद हो तो हमेशा इसका मान जानते हैं कितना होगा, शून्य। हमेशा क्या होगा, शून्य होगा हमेशा। ये याद रखिएगा कि अगर सरफेस क्लोज है तो इसको क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल ds वेक्टर फॉर क्लोज सरफेस, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल ds वेक्टर फॉर क्लोज सरफेस। लेकिन इसका मान शून्य नहीं होगा। देखिए कितना का अंतर है, टेन टेन। इसमें हमेशा क्या होगा, शून्य, और वेक्टर नहीं हटा दी। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये हुआ, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है। और जो भी बच्चे कहीं भी गॉस लॉ पढ़े होंगे वो एक बार जरूर सोच के देखें कि क्या ये सब चीज आप गहराई से समझे हुए थे। चलिए, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक, अगर ये क्यूब हो, क्या हो, क्यूब एकदम मजा से, इसके बाद 5-7 मिनट के अंदर छुट्टी भी हो जाएगा। तो अगर क्यूब हो, क्योंकि हम देखिए एक क्लास में बहुत सारे चीज को पढ़ाने की कोशिश कर भी रहे हैं और हमको पूरा भरोसा है कि आपको 100% सब कुछ समझ में आया होगा, पूरा भरोसा। अगर आप शुरुआत से देखे होंगे तो पूर्ण रूपेण सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, ये हुआ आपका क्या, क्यूब। ठीक है, अब अगर ये क्यूब है, अब इसका लेंथ समझिए कुछ, अरे बाप रे बाप। ठीक है, चलिए बन गया, ये 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, इस तरह से हो, ये भी 2 मीटर। चलिए, अब अगर इसका आपको बोलेगा कि बताओ ये, तो इसमें आप असल में क्या करेंगे, इसमें 6 सरफेस है, इसको मिटा दीजिए, ई वाला चीज को, ये सिर्फ है, और फिर एक तो ये भी है। तो जब ये लिखा रहे, कुछ सोचिए, देखने में कितना भारी चीज लगता है, और ये असल में क्या है जानते हैं, ये असल में है टोटल सरफेस एरिया। कैसा मजाक है, सोचिए, देखने में कितना भारी लगता है। ये किसी बच्चा को दे दीजिए, टान निकालो, और एक बाप रे बाप, उसका जान ही निकल जाएगा, क्या बोल दिया। और असल में ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया। अब सोचिए, इसका 4 4 4 4 क्या हो, 6 चौके 24, तो कितना हुआ, 24 मीटर स्क्वायर। लेकिन यही चीज जब पूछेगा तो फिर से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। पूछिए क्यों, क्योंकि ये सरफेस वाले को ये सरफेस कैंसिल कर दिया, ये सरफेस वाले को ये, और आगे वाले को पीछे वाला कैंसिल कर दिया। इसका मतलब है कि इसके लिए भी क्या हो गया, 0। कोई भी क्लोज होगा, टेढ़ा घोचा भी होगा ना, कैसा भी होगा, अगर तो यहां पे 1 होगा तो इसके जस्ट क्लोज है तो कुछ ना कुछ तो होबे करेगा, जस्ट अपोजिट। बात समझ रहे हैं, जब क्लोज है तो कुछ ना कुछ तो होबे करेगा, और सब बराबर छोटा छोटा ले रहे हैं, ds 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 ds, सब परपेंडिकुलर ही ले रहे हैं, तो इसके जस्ट अपोजिट तो क्या होगा, एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। बात समझ में आई। तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए, हाँ या ना। तो चलिए इसके बाद लास्ट आज का और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, तो आपको पता है, इसके लिए भी आप लिख सकते हैं। इसके लिए इसको आप एरिया वेक्टर अगर इस पे दर्शाएं तो कैसे दर्शाएंगे, इधर देखिए, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इधर हुआ, ठीक है, इस सरफेस के लिए इधर, इस सरफेस के लिए इधर, और इस सरफेस के लिए इधर, और पीछे वाले सरफेस के लिए अंदर, और ई वाले सरफेस के लिए क्या होगा, ये हुआ आपका कौन सा, पीछे वाला।
ठीक है। तो पीछे वाले के लिए अंदर और इधर वाले के लिए, ये ऊपर वाले के लिए क्लियर। उसी तरह स्फीयर के लिए भी सब जगह का निकाल सकते हैं, एरिया वेक्टर आप दर्शा सकते हैं। अच्छा, इसका अगर आपको ds बोलेगा तो 4l स्क्वायर, सॉरी 6l स्क्वायर, ठीक है। और ये बोलेगा तो क्या बोलिएगा 0। इसका ये क्या है, ये भी क्लोज्ड है, गौर से देखिए, ये भी क्या है, क्लोज्ड है। तो ये बोलेगा तो 4 पाई r स्क्वायर बोलिएगा, और पूरा वेक्टर ले देगा तब क्या बोल दीजिएगा 0। ये सब आप जरूर पूछ के देखिएगा, बहुत बच्चा फंसेगा। ट्राई मार के देखिए, आपको मजा आएगा और उसको भी कुछ सीखने मिलेगा। तो ये तो मेरा आदत है, इससे हमको लगता है कि फायदा है। देखिए मेरे इसी आदत को ना बहुत निगेटिव रूप से फैलाया गया। जिंदगी में कभी इससे किसी का घाटा नहीं हो सकता है। मतलब अगर कोई भी आदमी विद्वान आदमी से पूछिए कि एक आदमी है जो बोलता है कि नॉलेज को शेयर करो, हाँ आप घमंड करते हैं, लड़ते हैं, इसमें आपकी गलती है। हम तो नहीं बोलते, हम तो बोलते प्रेम से पूछो, नॉलेज शेयर करो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब ये वाला लास्ट चीज हम आपको सिखा रहे हैं। यहां देखिए, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। क्लियर। अब समझिए, ये है एक्स वाई प्लेन। तो इसका जो ये एरिया है, इसका एरिया वेक्टर किधर की ओर होगा, जेड की तरफ होगा। तो जो एक्स वाई प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा, तो कोई भी आपको बोलेगा, यहां पे लिखते हैं एक्स वाई प्लेन का एरिया वेक्टर होगा के कैप, किधर की ओर होगा, के कैप। इसका जो एरिया वेक्टर किधर होगा, बोलिए, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर की तरफ, हाँ या ना। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर हो गया, तो आपसे कोई पूछेगा कि बताओ एक्स वाई प्लेन का एरिया वेक्टर किधर होगा, तो आप बोलिएगा किसकी तरफ, के की तरफ। अच्छा, ये हुआ वाई जेड, तो ये हुआ वाई जेड। ऐसे देखिए, ये एक्स है, ऐसे ये वाई और ये जेड, तो ये हुआ एक्स वाई तो ऊपर। अब हुआ वाई जेड, तो वाई जेड का किसकी तरफ होगा, एक्स की तरफ। वाई जेड का किसकी तरफ होगा, एक्स की तरफ। तो वाई जेड प्लेन का किसकी तरफ होगा, एक्स की तरफ। तो इसका डायरेक्शन किधर हुआ, आई कैप। और जेड एक्स प्लेन का किसकी तरफ होगा, वाई की तरफ। जेड एक्स प्लेन का किसकी तरफ होगा, वाई की तरफ। तो जेड एक्स प्लेन का एरिया वेक्टर किसकी तरफ, वाई की तरफ। ये एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए, किस प्लेन का एरिया वेक्टर किधर होगा। ठीक है, आप आराम से समझ लीजिए। ये देखिए 3 डायमेंशनली आप देख सकते हैं, एक्स वाई जेड। तो ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर, तो वाई जेड है तो उसके परपेंडिकुलर एक्स है। तो जो भी है, ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर वाई है, ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर एक्स है। तो जो सरफेस है एक्स वाई है तो उसके परपेंडिकुलर क्या है, जेड। तो दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर। और भी आगे हम चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, आज शाम में तो हम नहीं मिलेंगे बच्चों, लेकिन कल शाम से हम लोग जरूर मिलेंगे और बहुत सारी चीजें करेंगे। आप इंतजार कीजिए और मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जितना भी चीज पढ़ाएं काफी डिटेल में सब कुछ पढ़ाए हैं और काफी डिटेल में हम सब कुछ पढ़ाएंगे भी। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों को बताएं। ठीक है, इस एक क्लास में बहुत सारे सवाल आपके पास आ गए कि हम गॉस लॉ पढ़ते क्या है, क्यों है, एरिया कब वेक्टर होता है, कब स्केलर होता है, एरिया वेक्टर समेशन वाला ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका मान कितना होगा, 0। और ये वेक्टर नहीं है तो 4 पाई r स्क्वायर, और वेक्टर है तो 0। वेक्टर नहीं है तो 6l स्क्वायर। l क्या होगा इसका, साइड लेंथ।
ठीक है, और वेक्टर है तो 0। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मेरे दोस्त, बाय बाय।